हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हमने 10 डेज़ चैलेंज स्टार्ट किया है जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। आज है हमारा डे 2। कल हमने डे 1 कंप्लीट कराया है जिसमें हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कंप्लीट किया है चैप्टर। तो हम आज स्टार्ट करते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? तो इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जब हम उनको एसिड में या फिर बेस में ऐड करते हैं तो उनका कलर चेंज होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। हमने एक बीकर लिया, इसमें हमारे पास कोई सब्सटेंस है, हमें नहीं पता ये क्या है, एसिड है या फिर बेस है, हमें नहीं पता। जब हम इसमें इंडिकेटर ऐड करेंगे या मगर हम इंडिकेटर ऐड करते हैं, हमने इंडिकेटर इसमें ऐड किया तो ये जो सब्सटेंस है ना ये अपना कलर चेंज कर लेगा। ठीक है, ये अपना कलर चेंज कर लेगा जिससे हमें पता चलेगा कि ये सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। तो इंडिकेटर क्या होते हैं? बेसिकली ये हमें एसिड का या फिर बेस का पता चलाते हैं कि ये एसिड है या फिर बेस है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारे जो इंडिकेटर है ये 3 टाइप के होते हैं: नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर्स या फिर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर वो होते हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं, जैसे टर्मरिक हो गया, लिटमस हो गया। सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो होते हैं जो हमें लैबोरेटरी या फिर इंडस्ट्री से मिलते हैं, वहीं पर बनते हैं, जैसे फिनोल्फ्थलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज। थर्ड जो हमारा इंडिकेटर है दैट इज़ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। इनकी जो है अलग अलग स्मेल होती है, एसिड्स में या फिर बेस में अलग अलग इनका जैसे कि अनियन हो गया हमारा, वेनिला हो गया, क्लोव हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ इंडिकेटर्स की मैंने लिस्ट बनाई है। जैसे नेचुरल इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं हमारे पास? हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर्स हैं लिटमस। फर्स्ट हमारा लिटमस, कैबेज एक्सट्रैक्ट, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया या फिर टर्मरिक। जब हम लिटमस को एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, लिटमस को एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो वो रेड कलर हो जाए, रेड कलर इंडिकेट करता है। जब हम लिटमस को बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो ब्लू कलर दिखाई देता है, ब्लू कलर हमको शो होता है। जब हम रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट को एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो रेड कलर का दिखाई देगा, और अगर हम बेसिक में डालेंगे तो वो ग्रीन कलर का दिखाई देगा। ऐसे ही फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया को जब हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो ब्लू कलर का दिखाई देता है और बेसिक सॉल्यूशन में पिंक कलर का। और टर्मरिक को जब हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो कोई चेंज नहीं होता, कलर चेंज नहीं होता, और अगर हम बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो पिंक रेड कलर का हो जाता है। वैसे ही हमारे पास है सिंथेटिक इंडिकेटर, जो कि हमारा मैंने भी बताया 2 टाइप के हैं, फिनोल्फ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। फिनोल्फ्थलीन को जब आप एसिडिक में डालते हैं तो वो कलरलेस रहता है, कलरलेस मतलब कोई भी कलर आपको दिखाई नहीं देगा, और जब आप उसको बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो पिंक कलर का दिखाई देता है। वैसे ही आप जब मिथाइल ऑरेंज को एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो रेड कलर का दिखेगा, और जब आप इसको बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये येलो कलर का दिखाई देगा आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की। ये हमारे पास 3 होता है। जैसे अनियन, अनियन की कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है एसिड में, अगर आप उसके आसपास बेस को डालते हैं तो वहाँ पे वो जो बेस है वो उसकी स्मेल को रिटेन कर लेगा और आपको स्मेल नहीं आएगी। वैसे ही क्लोव एसेंस, क्लोव ऑयल, ये सब हमारे क्या हैं? ना ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स हमारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि वाटर में डालने पर, मतलब अगर आप एसिड को पानी में डाल देंगे तो वो H+ आयन को रिलीज़ करेंगे, H+ आयन को रिलीज़ करेंगे। जो एसिड्स होते हैं वो H+ डोनर होते हैं, H+ डोनर। मतलब अगर आप उसको पानी में डाल देंगे तो वो H+ आयन को डोनेट करेंगे। और एसिड्स को, लिटमस पेपर जब आप ऐड करेंगे एसिड में तो ब्लू कलर जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में टर्न हो जाएगा। मतलब लिटमस पेपर को जब आप एसिड में डालेंगे, हम आपके पास ऐसे एक एसिड है, ठीक है, आपके पास एक एसिड है, आपने इसमें लिटमस पेपर को डाला। लिटमस पेपर क्या है? एक इंडिकेटर है। जब आप लिटमस पेपर को एसिड में डालते हैं तो ये कैसा हो जाएगा? ये रेड हो जाएगा आपका लिटमस पेपर। आपका जो लिटमस पेपर है वो रेड कलर का हो जाएगा। तो इससे पता चलेगा कि जो आपने ये सब्सटेंस लिया है ये आपके पास एसिड था।
उसके आगे बढ़ते हैं, हम एग्जांपल देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग वीक एसिड्स के। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होंगे जो पानी में डालने पर एकदम से H+ आयंस बहुत सारे रिलीज करें, जैसे HCl। HCl क्या होता है? हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। HNO3 क्या होता है? नाइट्रिक एसिड। वैसे ही हम वीक एसिड की बात करें तो CH3COOH, ये क्या होता है? एसिटिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये तीनों क्या है? हमारे वीक एसिड्स हैं। बात करते हैं कंसनट्रेटेड एसिड्स की। कंसनट्रेटेड एसिड्स का मतलब उसमें हमने एसिड ज़्यादा लिया है, पानी कम लिया है। कंसनट्रेटेड का मतलब कंसनट्रेशन हमारी एसिड की ज़्यादा है, हैविंग मोर एसिड एंड लेस वाटर। डाइल्यूट एसिड्स क्या होंगे? जिसमें हमारे पास एसिड तो होगा कम और पानी होगा ज़्यादा। डाइल्यूट मतलब हम बोलते हैं ना, ऐसे हमारी डेली लैंग्वेज में भी यूज़ करते हैं वर्ड डाइल्यूट। तो डाइल्यूट का मतलब होता है उसमें पानी ज़्यादा आपने ऐड कर दिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेस की। बेस क्या होते हैं? एसिड पढ़ा कि एसिड क्या होते हैं? जो कि H+ आयन को रिलीज करते हैं। वैसे ही बेस हमारे OH- आयन मतलब हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करते हैं, या फिर H+ आयन को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और इनका जैसे मैंने आपको बताया कि एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर देते हैं, वैसे ही बेस क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, और इनका जो टेस्ट है वो बिटर होता है। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे स्ट्रॉन्ग बेस के। स्ट्रॉन्ग बेस हमारे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इनके पास देखो OH है ना, तो ये क्या करेंगे? जब हम इनमें पानी ऐड करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये OH को रिलीज कर देते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं कम्प्लीटली। तो इसलिए हम इनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। अब मैंने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड लिखा, यहाँ पे वीक एसिड्स लिखा। ये मैंने स्ट्रॉन्ग और वीक क्यों लिखा? क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं पानी डालने में, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में अगर हम देखें तो एसिड्स जो हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, कम्प्लीटली H+ आयन रिलीज कर देते हैं। और जो वीक एसिड्स हैं वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पाते, इसलिए हम उनको वीक एसिड्स या वीक बेस बोलते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एल्कलीज क्या होते हैं? एल्कलीज वो होते हैं, अगर आप बेस को वाटर, बेस में आप वाटर ऐड करें और ये सॉल्यूबल हो आपस में, ठीक है। बेसिस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एज एल्कली। जो बेस वाटर में सॉल्यूबल होते हैं उनको बोलते हैं हम एल्कली, ठीक है। एग्जाम्पल दिए हुए हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, ठीक है। वीक बेस है हमारे NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? NH4OH है हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब आगे बढ़ते हैं। सॉल्ट्स क्या होते हैं? देखो एसिड्स को और बेस को मिलाने के बाद क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। एसिड प्लस बेस, इन दोनों को मिलाने के बाद हमारे क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। और इस रिएक्शन को बोलते हैं हम सॉल्ट, और इसके साथ एक वाटर का मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है, वाटर। तो ये रिएक्शन होती है हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस मिलने के बाद क्या बनाते हैं? सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब आपको ये वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड जो मैंने लिखे हैं, इनके जो एग्जाम्पल है वो याद रखने हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड में लिया HCl, H2SO4, HNO3। वीक में एसिटिक एसिड, दो एग्जाम्पल भी आप याद रखना, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ठीक है। अब हम सॉल्ट की बात करते हैं। मैंने बताया एसिड और बेस मिलने के बाद क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं। एग्जाम्पल देखो आप सॉल्ट के, NaCl। ये NaCl कैसे बना होगा? एसिड और बेस, एसिड क्या लिया हमने? HCl, और बेस क्या लिया? NaOH। HCl प्लस NaOH, ये क्या है हमारे पास? बेस। और ये क्या है हमारे पास? एसिड। मैंने बताया एसिड और बेस मिलने के बाद क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। तो यहाँ से H और यहाँ से हमारा यहाँ से H हमारा और यहाँ से OH क्या बन जाएगा? वाटर। और यहाँ से Na और यहाँ से Cl क्या बन जाएगा? NaCl। एसिड और बेस मिलने के बाद वाटर रिलीज करते हैं और उसके साथ क्या बनता है? NaCl, मतलब सॉल्ट बनता है, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं हम। देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और स्ट्रॉन्ग बेस लिया तो हमारा जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ही एसिड है, स्ट्रॉन्ग ही बेस है, तो हमारा जो सॉल्ट है वो न्यूट्रल बनेगा। वैसे ही अगर हम वीक एसिड लें और वीक ही बेस लें तो हमारा जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा। लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे और वीक बेस लेंगे तो हमारा जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक बनेगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्या है, एसिड स्ट्रॉन्ग है। जो स्ट्रॉन्ग होता है उसका इफेक्ट दिखता है ना, तो जैसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिडिक सॉल्ट बनेंगे। अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है तो स्ट्रॉन्ग क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो जो हमारा सॉल्ट बनेगा वो बेसिक ही बनेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं एसिड की। प्रॉपर्टीज़ में बेसिकली हम कुछ रिएक्शन पढ़ेंगे कि कौन कौन से रिएक्शन है जो एसिड के साथ होती है। तो पहला है हमारा रिएक्शन विद मेटल, कि एसिड मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। सॉल्ट, अभी मैंने बताया एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। और कौन सी गैस रिलीज होती है, एसिड और बेस के साथ कोई गैस रिलीज नहीं होती, वाटर बनता है और एक सॉल्ट बनता है। वैसे ही एसिड और मेटल जब रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिंक प्लस H2SO4 क्या मिलके बनाएंगे, ZnSO4, ये एक सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये मैंने आपको रिएक्शन लास्ट वाले चैप्टर में बताई है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। जब आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हुई नहीं हुई, जब आप क्या करते हैं, रिएक्शन को, इस वाले रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो आप एक कैंडल लेकर आते हैं, जहाँ पे रिएक्शन हो रही होती है उसके पास, टेस्ट ट्यूब के पास आप कैंडल लेकर आएंगे, बर्निंग कैंडल को, तो वहाँ पे पॉप साउंड, आपको पॉप साउंड सुनाई देगी और कैंडल भी ब्लोज ऑफ हो जाएगी। ठीक है, उससे आपको पता चलेगा कि जो हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज़ हुई है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि पॉप साउंड से रिलीज़ होती है, पॉप साउंड की आपको आवाज़ आएगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी रिएक्शन जो है मेटल कार्बोनेट्स या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। पहली रिएक्शन हमने पढ़ी है एसिड और मेटल की, जिससे हम सॉल्ट बना है और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हुई है। अब दूसरी रिएक्शन हम पढ़ेंगे मेटल कार्बोनेट की। ठीक है, जब मेटल कार्बोनेट हमारा एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा। देखो सब में सॉल्ट बन रहा है, सॉल्ट बनेगा। यहाँ पे कार्बोनेट था, कार्बोनेट क्या होता है, CO3। ठीक है, तो यहाँ पे जब CO3 हमारे पास मेटल कार्बोनेट के साथ प्रेजेंट है तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड तो डेफिनेटली रिलीज होगी, सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट हमने लिया, कैल्शियम कार्बोनेट लिया, उसके साथ ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, मेटल कार्बोनेट। मेटल क्या है इसमें, कैल्शियम, और कार्बोनेट क्या है, ये CO3। अब अगर एसिड के साथ हम रिएक्शन करवाएं, HCl हम लें, तो क्या बनेगा, Ca किसके साथ रिएक्ट करेगा, देखो CaCO3 प्लस HCl क्या बनेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे कैल्शियम है जो कि मेटल है, ये कार्बोनेट है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट, और यहाँ पे क्या बन रहा है, ये क्या है, HCl। कैल्शियम कार्बोनेट और HCl कैसे रिएक्शन करेंगे कि हमारे पास एक सॉल्ट बनेगा, एक वाटर बनेगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो आपको पता है ना, जब मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करते हैं, आपको इतना पता होना चाहिए कि जब मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक CO2 बनता है। ठीक है, CO2 बनता है और वाटर रिलीज होता है, आपको इतना पता होना चाहिए। उसके बाद जो बचेगा आप लिख देंगे, Ca और Cl है। ठीक है, अब आप CaCl ऐसे ही तो नहीं लिख देंगे ना, CaCl का फॉर्मूला होता है, एक यहाँ पे लिखो Ca, यहाँ पे लिखो Cl। Ca मतलब कैल्शियम, कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, 2 का, और क्लोराइड आयन के ऊपर -1 का, मतलब 1 का चार्ज होता है। तो आप इनको जब क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा, CaCl2। ठीक है, CaCl2। तो अब आपको समझ आया कि कैल्शियम को क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवानी है। और यहाँ पे क्या बचेगा, आपको जब दिखाई देगा कि यहाँ पे कार्बोनेट है ना, तो आप कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज करवा देना, उसके बाद जो बचेगा उसका फॉर्मूला बना देना। ठीक है, ऐसे की रिएक्शन आपको कंप्लीट हो जाएगी।
अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है। अब आप इसको कैसे पता करेंगे कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुई कि नहीं हुई? तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो टेस्ट होता है उसको बोलते हैं हम लाइम वाटर टेस्ट। जब आप अ, कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर, मतलब लाइम वाटर क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, ये होता है लाइम वाटर। ये इसको स्लेट लाइम भी बोलते हैं। सॉरी, इसको बोलते हैं हम लाइम वाटर, ठीक है। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और जो हमारी रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी? मिल्की हो जाएगी, क्योंकि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये वाइट प्रेसिपिटेट होता है। वाइट प्रेसिपिटेट मतलब ऐसे आपने अगर टेस्ट ट्यूब ली तो ये ऐसे नीचे बैठ जाएगा वाइट कलर का, ठीक है। वाइट कलर का, तो जो रिएक्शन, जब ये वाइट कलर का ऐसे नीचे सेटल हो जाएगा प्रेसिपिटेट, तो आपकी जो रिएक्शन है वो आपको मिल्की दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? मिल्की। ठीक है। अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवाते हो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो जो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ठीक है, और वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। अगर आप इस कैल्शियम कार्बोनेट, देखो यहाँ पे बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आप और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड देते रहोगे, मतलब एक्सेस में, अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड दोगे तो ये क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये वापस से, ये अब मिल्की नहीं दिखाई देगा आपको। ये रिएक्शन वापस से क्या हो जाएगी? जो मिल्कीनेस थी वो वापस से क्या हो जाएगी? डिसअपियर हो जाएगी, ठीक है। इतना समझ आया कि कार्बन डाइऑक्साइड के टेस्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? लाइम वाटर टेस्ट। अब हम थर्ड रिएक्शन की ओर चलते हैं, विच इज़ रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। ठीक है, मेटल ऑक्साइड के साथ कैसे रिएक्शन होती है एसिड की? देखो, अभी हमने क्या क्या पढ़ा है? एसिड की रिएक्शन किससे देखी हमने? मेटल से। एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अब हम देखते हैं एसिड मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तीसरी रिएक्शन हम देखते हैं, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर। आपको ये रिएक्शन देखी देखी लग रही होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है? सॉल्ट एंड वाटर। ये कौन सी रिएक्शन में था? एसिड प्लस बेस। इस रिएक्शन में था सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा था आपका, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, एसिड तो यहाँ पे ये रहा, ये रहा, और यहाँ पे क्या लिखा है? मेटल ऑक्साइड। और यहाँ पे क्या लिखा है? बेस लिखा है। तो जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, इसलिए आपकी सेम रिएक्शन हुई है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे एग्जांपल लिखा है कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl। जो कॉपर ऑक्साइड है वो क्या है? मेटल का ऑक्साइड है। यहाँ पे एसिड कौन सा लिया हमने? HCl। तो क्या होगा यहाँ पे? H2O तो पहले ही निकाल के रख दो इधर। आपको पता है कि मेटल ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ तो वाटर तो ज़रूर रिलीज होगा, तो पहले आपको H2O रिमूव कर देना है। फिर जो बचा उसका फॉर्मूला बना लो, ऐसे CuCl रख के। यहाँ पे Cu जो है उसके पास कितना चार्ज होता है? 2 का, इस पे 1 का, तो ऐसे का हो जाएगा, ठीक है। Cu और Cl2 ऐसे कर लेना, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है, देखो मेटल के जो ऑक्साइड हैं वो बेसिक इन नेचर, मतलब वो जो है बेसिक होते हैं। अब हम बात करते हैं, ये हमने कंप्लीट कर लिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। इसमें हमने 3 रिएक्शन पढ़ी हैं। एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन पढ़ी है, एसिड की मेटल कार्बोनेट्स के साथ पढ़ी है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ पढ़ी है, और मेटल के ऑक्साइड्स के साथ पढ़ी है। अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। अभी मैंने आपको पहले मेटल वाली रिएक्शन में बताया था कि जो मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। वैसे ही मेटल बेस के साथ भी रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाता है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, जिंक क्या है? एक मेटल है। NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो जिंक सोडियम के साथ रिएक्ट करने के बाद Na2ZnO2, ठीक है, Na2Zn, ठीक है, O2, Na2ZnO2, ये क्या बनता है? सोडियम जिंकेट, इसको बोलते हैं हम सोडियम जिंकेट। तो ये बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इसीलिए हम बेसिस को मेटल के कंटेनर में नहीं रखते, क्योंकि ये रिएक्ट कर जाता है और ऐसे कंपाउंड सॉल्ट बना लेता है। दूसरी रिएक्शन जो है हमारी, रिएक्शन विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड।
ठीक है। अभी आपने देखा यहाँ पे एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रहा था, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट और वाटर बना रहा था। वैसे ही बेस नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और सॉल्ट और वाटर बनेगा। ये भी एसिड और बेस वाली रिएक्शन आपको लग रही होगी। तो यहाँ पे क्या है, जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। अगर हम यहाँ पे बेस लें, बेस के लिए हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक क्या कौन सा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। यहाँ पे हमने लिया नॉन मेटालिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, ठीक है। जब इन दोनों की आपस में रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, ठीक है। यहाँ से आप क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरी जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेस। एसिड और बेस रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, ठीक है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पे HCl लिया, एन, ये कौन सा क्या है, एसिड है। NaOH लिया जो कि एक बेस है। ये दोनों आपस में रिएक्ट करने के बाद NaCl बनाएंगे और वाटर रिलीज करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं पीएच स्केल की। पीएच क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अभी हम देख रहे हैं कि ये सब्सटेंस एसिड है, ये बेस है, लेकिन कोई सब्सटेंस कितना एसिड है, कितना कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है, तो हम उसकी स्ट्रेंथ को, एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को पता लगाने के लिए पीएच स्केल का यूज़ करते हैं। पीएच स्केल क्या होता है, एक स्केल होता है जिसमें ऐसे 0 से लेके 14 तक रेंज होती है, और बीच में जो मिडिल में होता है वो होता है 7, जो कि एक न्यूट्रल है, न्यूट्रल पीएच, ठीक है। 14 पे होती है बेसिक, 0 पे होती है एसिडिक, ठीक है। अब जैसे यहाँ से एसिड बढ़ता जाएगा तो कंपाउंड क्या होता जाएगा, बेसिक। और जब ये इधर इधर जाता रहेगा तो ये क्या होता जाएगा, एसिडिक, ठीक है। अगर किसी की पीएच 6 है तो वो क्या होगा, एसिडिक। किसी की पीएच 5 है तो वो क्या होगा, एसिडिक। 4 है तो वो भी होगा एसिडिक। अब इन तीनों में ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, जिसकी पीएच सबसे कम होगी। जैसे यहाँ पे 4 है, इसकी ये सबसे कम इसकी पीएच है, तो ये क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी कि जिसकी पीएच 7 से कम होती है उसको बोलते हैं एसिडिक, जिसकी पीएच 7 है उसको न्यूट्रल बोलते हैं, 7 से ज़्यादा जिसकी पीएच होती है उसको बोलते हैं हम बेसिक। अब हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंस क्या क्या है इसकी, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच। देखो पीएच की जो इम्पोर्टेंस क्या क्या है, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। देखो हर प्लांट्स को, एनिमल्स को एक स्पेसिफिक रेंज चाहिए होती है पीएच की, उनको हेल्दी ग्रोथ के लिए। लेकिन अगर पीएच डिस्टर्ब हो जाएगी तो सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। जैसे आप देखेंगे कि जो रेन वाटर की पीएच है वो अराउंड अराउंड बिलो 5.6 होती है, तो उसको बोलते हैं एसिड रेन। जब वो एसिड रेन फ्लो करती है रिवर्स में, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि जो रिवर है उसकी पीएच बहुत लो कर देते हैं, जिसकी वजह से जो उसमें एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक लाइफ रहती है उसको, उसका सर्वाइवल बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है ना। आप यहाँ से पढ़ लेना, इसकी थ्योरी है ये तो सब। अब आप देखना पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे स्टमक के अंदर HCl प्रेजेंट होती है। अगर वो डिस्टर्ब हो जाती है तो एंजाइमेटिक रिएक्शन नहीं हो पाती हमारे स्टमक के अंदर, जिसकी वजह से डाइजेशन सही से नहीं हो पाता। तो हम क्या करते हैं कि माइल्ड बेस लेते हैं, क्योंकि देखो एसिड क्या है इसमें, HCl जो है वो एक एसिड है। तो एसिड को जब हमें न्यूट्रल करना है अपने स्टमक को, तो हम क्या डालेंगे उसमें, बेस को ऐड करेंगे, है ना। क्योंकि हमारे हमारे स्टमक के अंदर ज़्यादा अगर एसिडिक हो जाएगा तो फिर हमारे लिए वो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें एक स्पेसिफिक रेंज चाहिए होती है। अगर पीएच ज़्यादा हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम है, कम होगा तो भी प्रॉब्लम है। अगर हमारे स्टमक के अंदर पीएच ज़्यादा हो जाती है तो हम क्या करते हैं, बेस लेते हैं, ताकि वो न्यूट्रल हो जाए। एसिड और बेस न्यूट्रल होने के बाद एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देते हैं, ताकि जो हमारे अंदर, हमारे बॉडी के अंदर एक्सेस ऑफ एसिड जो एक्यूमुलेट हुआ है वो न्यूट्रलाइज हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब आप देखेंगे कि पीएच चेंज लीड्स टू टूथ डिके। अब कभी-कभी होता है ना कि हम खाना खा के ऐसे ही सो जाते हैं, तो अब हमारे जो माउथ के अंदर बैक्टीरिया प्रेज़ेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे जो लेफ़्ट ओवर मतलब जो बचा-खुचा फूड पार्टिकल्स हमारे माउथ के अंदर रह जाता है, उसको डिग्रेड कर देते हैं और एसिड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? उससे क्या होगा, जब हमारे माउथ के अंदर एसिड प्रोड्यूस होगी, तो हमारे जो पीएच है माउथ की, वो लो चली जाएगी। वो बहुत ज़्यादा 5.5 के से भी बिलो चली जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पीएच इतनी डिक्रीज़ हो जाएगी, तो हमारा जो टूथ इनेमल हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी का, वो डिके करने लगता है। ठीक है, तो इसका जो बेस्ट वे है इसको प्रिवेंट करने का, वो है कि आप अपना खाना खाने के बाद आप अपना ब्रश कीजिए, ठीक है? और माइल्ड या फिर बेसिक टूथपेस्ट यूज़ करें, जो कि आपका जो एक्सेस एसिड्स आपके माउथ के अंदर प्रेज़ेंट है, वो न्यूट्रलाइज़ हो सके। डाइल्यूशन क्या होता है? अब आप देखना डाइल्यूशन क्या होता है? डाइल्यूशन होता है वाटर का एडिशन, ठीक है? किसी भी सब्सटेंस में आप वाटर को ऐड करते हैं तो कहते हैं कि डाइल्यूट हो गया। लेकिन एसिड में जब आप एसिड को जब हम वाटर ऐड करते हैं तो हम कैसे करते हैं? देखो हमारे पास जैसे सपोज़ करिए हमारे पास एसिड है, ये हमारे पास एसिड है, ये हमारे पास क्या है? वाटर है, वाटर, ये हमारे पास एसिड है। तो हम कैसे इसको ऐड करेंगे? डाइल्यूट कैसे करेंगे बेसिकली इसको? हम क्या करते हैं कि अगर हम इसको वाटर को सॉरी अगर हम वाटर को एसिड में डालेंगे तो ये रिएक्शन बहुत एक्ज़ोथर्मिक होती है, तो बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ होती है, जिसकी वजह से आपके फेस पे बर्न होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बहुत एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर के अंदर डालते हैं। एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर के अंदर डालते हैं, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं। समझ में आया आपको कैसे डाइल्यूट करते हैं एसिड को? अब आप देखना कुछ नेचुरली अकरिंग एसिड्स जो हमारे आसपास प्रेजेंट होती है। देखो, नेचुरल जो है हमारे पास विनेगर, उसके अंदर कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। ऑरेंज के अंदर कौन सा होता है? जितने भी हमारे पास खट्टे फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर सिट्रिक एसिड होता है। टैमरिंड के अंदर टार्टरिक एसिड होता है। टमेटो के अंदर ऑक्सैलिक एसिड। कर्ड के अंदर होता है हमारा लैक्टिक एसिड। लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड। आंट स्टिंग के अंदर मिथेनोइक एसिड और नेटल स्टिंग के अंदर मिथेनोइक एसिड, ठीक है? अब बात करते हैं हम सॉल्ट्स की। सॉल्ट कैसे बनते हैं? एसिड और बेस की जब आपस में रिएक्शन होती है तो हमारे सॉल्ट और वाटर बनते हैं। सॉल्ट्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक बेस एसिड आर बेसिक इन नेचर विद पीएच वैल्यू मोर देन 7, ठीक है? इनकी जो क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि कॉमन सॉल्ट क्या होता है? NaCl या फिर सोडियम क्लोराइड, ठीक है? इसको बोलते हैं हम सोडियम क्लोराइड। अब हम देखते हैं कि इसकी फॉर्मेशन या फिर इसकी प्रेपरेशन कैसे होती है। ये क्या है? NaCl, ठीक है? इसको हम कैसे बनाते हैं? HCl प्लस NaOH। ये क्या है? हमारे पास बेस है, बेस, और ये हमारे पास है एसिड। इन दोनों को मिलाने के बाद हमारे पास क्या बनेगा? NaCl। Na हमारा Cl से रिएक्ट कर जाएगा तो क्या बनेगा? NaCl और एक H और दो ये OH, क्या बन जाएगा? प्लस वाटर। ऐसे हमारे किसकी प्रेपरेशन होती है? सोडियम क्लोराइड की। ये हमारा है कॉमन सॉल्ट, इसको बोलते हैं कॉमन सॉल्ट, ठीक है? ये अब हम आगे बढ़ते हैं। कॉमन सॉल्ट जो है इससे हम क्या बना सकते हैं? कॉस्टिक सोडा बना सकते हैं। कॉस्टिक सोडा क्या होता है? कॉस्टिक सोडा, इसकी प्रेपरेशन में हम कॉस्टिक सोडा के प्रेपरेशन में हम NaCl का यूज़ करते हैं। कॉस्टिक सोडा होता है हमारा NaOH। मैं बताती हूँ आपको कैसे बनता है। ये होता है हमारा कॉस्टिक सोडा, ठीक है? NaOH। देखो, हम क्या करते हैं, ऐसे एक बीकर लेते हैं, यहाँ पर हम इलेक्ट्रोड लगाते हैं। यहाँ पे हम लगाते हैं इलेक्ट्रोड, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। इसको हम बोलते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव। नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा होता है? कैथोड।
और पॉजिटिव कौन सा होता है? एनोड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमने बताया कि एक तो NaCl है, जिससे क्या बनता है? NaOH। NaOH को बोलते हैं हम कॉस्टिक सोडा। NaCl से क्या बनता है? NaOH बनता है। NaCl और वाटर रिएक्ट कर जाते हैं आपस में। NaCl और वाटर को क्या बोलते हैं हम? इन दोनों को मिलके बोलते हैं हम ब्राइन सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं हम इन दोनों को? ब्राइन सॉल्यूशन। इन दोनों को बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनता है? NaOH। NaOH बनता है प्लस H2 बनता है प्लस Cl2 बनता है। और वो कैसे बनता है मैं आपको अब बताऊंगी, ठीक है। देखो, जब यहाँ पे आपने एक कंटेनर लिया, उसमें आपने इलेक्ट्रोड लगाया, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगाया, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगाया। इसमें आपने डाल दिया NaCl और वाटर, मतलब ये दोनों का जो मिक्सचर था NaCl और H2 आपने इसमें डाल दिया। इसको बोलते हैं हम ब्राइन सॉल्यूशन। जब आपने ब्राइन सॉल्यूशन इस कंटेनर में डाल दिया तो क्या होता है कि H2 और Cl2 गैस रिलीज होती है। यहाँ पे H2 और Cl2 गैस रिलीज होती है। तो जो Cl2 गैस है, जो क्लोरीन क्या होती है? क्लोरीन जो क्लोरीन गैस है वो हमारी जाएगी यहाँ पर। क्लोरीन गैस जाएगी हमारी यहाँ पर, इकट्ठी हो जाएगी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ इसका। क्लोरीन गैस हमारी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे इकट्ठी हो जाएगी और जो हाइड्रोजन गैस है वो हमारी यहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी। और कैथोड के आसपास ही यहीं पे हमारा क्या क्या इकट्ठा हो जाएगा? NaOH आसपास, ठीक है। कैथोड के आसपास हमारे क्या इकट्ठा हो जाएगा? NaOH। NaOH, ठीक है। समझ में आया आपको यहाँ पे कैसे इसकी फॉर्मेशन होती है? यहाँ NaCl से आपने देखा कि यहाँ पर NaCl से किसकी फॉर्मेशन हो रही है? NaOH की। क्या करते हैं हम? एक कंटेनर लिया हमने, एक कंटेनर में दो इलेक्ट्रोड लगाए, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड। जब हम इस कंटेनर के अंदर NaCl और वाटर को डालते हैं तो क्लोरीन गैस जो है वो निकलती है और वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास जाके इकट्ठी हो जाती है। वैसे ही हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड के आसपास जाके इकट्ठी हो जाती है। और जो NaOH है वो भी इसके आसपास जाके इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम कॉस्टिक सोडा। क्या बोलते हैं? कॉस्टिक सोडा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, इसमें लिखा हुआ भी है कि कैथोड पे कौन सी गैस इकट्ठी होती है? हाइड्रोजन गैस। एनोड पे क्लोरीन गैस और नियर कैथोड NaOH, ठीक है। अब देखते हैं हम ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। CaOCl2 इसको बोलते हैं हम ब्लीचिंग पाउडर। अब हम इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं? हम लेते हैं स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो, आप देखो, हमें बनाना है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, मतलब यहाँ पे कैल्शियम भी चाहिए हमें यहाँ पे हमें कैल्शियम चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और क्लोरीन चाहिए। ऐसा हमें कोई कंपाउंड लेना है जिसमें ये प्रेजेंट हो। तो हमें क्या चाहिए? CaO चाहिए, तो वो कहाँ से आएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। हमें Cl2 भी चाहिए, वो कहाँ से आएगी? Cl2 क्लोरीन गैस से, ठीक है। जब हम इनको रिएक्शन करवाएंगे तो एक बनेगा CaO और Cl2, ठीक है। इसके यूजेस आप देख सकते हैं। हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ये ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए भी काम आता है, ठीक है। और केमिकल इंडस्ट्री में इसका एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, वो एज एन, क्योंकि ऑक्सीजन को रिलीज़ कर सकता है, ऑक्सीजन को दे सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बेकिंग सोडा क्या होता है। बेकिंग सोडा हमारा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे? देखो, हमें चाहिए NaHCO3, ठीक है। तो Na कहाँ से आएगा? NaCl से आएगा। CO3 कहाँ से आएगा? CO2 से आएगा। NaCl, और यहाँ पे हाइड्रोजन भी है तो हाइड्रोजन वाटर से आएगा। याद रखना, NaCl वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया NH3, इसको बोलते हैं हम अमोनिया। ये सब मिलके क्या बनाते हैं हमारा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आप पहले बनाना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसके बाद जो भी हमारे पास एलिमेंट बचेंगे उसको ये बना देना NH4Cl। देखो, यहाँ पे Na है, Na हमारा NaHCO3 बना दे, ठीक है। Na यूज़ हो गया हमारा, उसके बाद हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन हमारा यूज़ हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन, कार्बन यूज़ हो गया। तीन ऑक्सीजन यूज़ हो गए, मतलब दो ये थे ऑक्सीजन और एक ये, तो तीन ऑक्सीजन यूज़ हो गए हमारे पास। क्या बचा? NH3 और एक हमारे पास ये वाला है
NH4 हो गया और यहाँ पे हमारा Cl बचा, तो NH4Cl, ऐसे आपको रिएक्शन को याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यूजेस देख लेते हैं कि फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड such as tartaric acid. When baking powder is heated or mixed in water, this reaction takes place in ingredient in antacids used in soda acid fire extinguisher. तो फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ होता है। हम बात करते हैं वॉशिंग सोडा की, जो कि है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट और .10H2O, कि .10H2O क्यों लिखा है, क्योंकि यह है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जब हम फिक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का यूज़ करते हैं कंपाउंड में, फॉर्मूले में, जब एक फिक्स मॉलिक्यूल के नंबर लिखे होते हैं तो उसको बोलते हैं हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो हम कैसे बनाएंगे, Na2CO3 लिया प्लस 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, प्लस का यहाँ पे लगाएंगे हम प्लस, जब इन दोनों का रिएक्शन होगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा हमारा डॉट, यहाँ पे लगेगा हमारा डॉट, ठीक है। अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का हम यूज़ कहाँ करते हैं, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए हम वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं, क्लॉथ्स को धुलने के लिए हम वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं, पेपर या फिर पेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये जो 10.H2O है ये क्या होता है। मैंने बताया कि आपको इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हम बोलते हैं। एक्चुअली जो सॉल्ट के क्रिस्टल होते हैं ना वो ड्राई हो दिखते हैं आपको, लेकिन वो होते नहीं हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, डैट इज़ द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जो कि एक फॉर्मूला में प्रेजेंट होते हैं। अब हम लास्ट अपना देखते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। ये हमारा लास्ट कंपाउंड है, POP, ठीक है। हम घर में भी हमारे छतों पे होती है POP, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट क्या होता है, CaSO4, हेमी मतलब हाफ, हाइड्रेट मतलब वाटर, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। हम इसको कैसे बनाएंगे, कैल्शियम सल्फेट .2H2, इसको बोलते हैं हम जिप्सम। क्या बोलते हैं, जिप्सम। इसमें क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है, जिप्सम। जब हम इसको हीट करते हैं 373 केल्विन टेम्परेचर पे, तो क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट विथ हेमीहाइड्रेट बन जाता है, प्लस 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को रिलीज कर देता है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो एक वाइट कलर का पाउडर होता है, जो कि जब आप उसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो वो जिप्सम बन जाता है। और जिप्सम क्या होता है, हार्ड होता है, हार्ड एंड सॉलिड मास, ठीक है। यहाँ पे देखो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जब आप इसको इन दोनों को रिएक्शन करवाओगे, मतलब इस रिएक्शन को आप उल्टा कर करवाओगे, रिवर्स में कर करवाओगे, तो क्या होगा, 1.5 मॉलिक्यूल वाटर का जब ये ऐड रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, कैल्शियम सल्फेट .2H2O, जिप्सम बन जाएगा। आप इसके यूजेस देख सकते हैं, डॉक्टर यूज़ करते हैं इस प्लास्टर को फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स, ठीक है, टॉयज़ बनाने के लिए यूज़ होता है, और डेकोरेशन के लिए यूज़ होता है, मेकिंग स्मूथ सरफेसेस। और ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको ये चैप्टर कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है VZ Academy, आप वहाँ से नोट्स देख सकते हैं। थैंक यू।